नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अपने डिजिटल भविष्य को सशक्त बनाने के लिए एक मजबूत तंत्र का निर्माण कर रहा है। देश भर के किसानों ने विदेशी दबाव का विरोध करने और भारत के कृषि हितों की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। सरकार ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए कड़े नियम बनाए। अगर किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे ज्यादा की कैद की सजा सुनाई जाती है तो उसका OCI पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। भारत ने बांग्लादेश के रास्ते जूट उत्पादों और रस्सियों के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया। और भारत की नम्रता बत्रा ने चीन में आयोजित विश्व खेलों में वुशु में देश के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अपने डिजिटल भविष्य को सशक्त बनाने तथा वैश्विक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पंजाब में सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी देने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय से विनिर्माण क्षमता में वृद्धि होगी, उच्च कौशल आधारित रोजगार सृजित होंगे और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4,594 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 4 नई सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया। 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, 2 उड़ीसा में, 1 पंजाब में और 1 आंध्र। 2022 में जब सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी नेतृत्व है, जिसके तहत उन्होंने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के तहत काम चालू किया और कंप्लीट इकोसिस्टम पे ध्यान देने का प्रधानमंत्री जी का हमेशा मार्गदर्शन रहा। तो अब डिजाइन, वेफर फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, असेंबली, टेस्टिंग, फाइनल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स के हर सेक्टर पे, हर डायमेंशन पे काम चल रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के फेज 1B को भी मंजूरी दी। लखनऊ बड़ा शहर है, वहाँ पर मेट्रो की बहुत जरूरत है, तो यहाँ पर फेज 1B अप्रूव हुआ। फेज 1B बनेगा ईस्ट से वेस्ट वाला, चारबाग से लेके वसंत कुंज तक। तो इस फेज से बड़ी संख्या में पैसेंजर्स मेट्रो का लाभ उठा सकेंगे। इस प्रोजेक्ट को 5 साल में कंप्लीट किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में 700 मेगावाट क्षमता वाले टाटा 2 जल विद्युत परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। तातो 2 प्रोजेक्ट शियोमी जिले में है, 700 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है और 2.7 बिलियन यूनिट्स एनर्जी ये जनरेट करेगा। 8,146 करोड़ इसका इन्वेस्टमेंट रहेगा, 6 साल में कंप्लीट करेंगे और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन इसको एग्जीक्यूट करेगा। ओवरऑल पूरे रीजन में स्वागत किया जा रहा है क्योंकि इससे स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, क्लीन एनर्जी मिलेगी और साथ ही साथ राज्य सरकार को काफी अच्छा रेवेन्यू मिलेगा। प्रधानमंत्री ने जल विद्युत परियोजना के वित्त पोषण के लिए कैबिनेट की मंजूरी पर अरुणाचल प्रदेश के लोगों को बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजना राज्य के विकास को गति देगी। देश भर के किसानों ने विदेशी दबाव के बावजूद व्यापार समझौते के सिलसिले में साहसिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। किसान संगठनों के नेताओं और किसानों के एक बड़े समूह ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। उन्होंने किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार के निर्णायक कदम के प्रति आभार और समर्थन व्यक्त किया। बातचीत के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने दोहराया कि सरकार जल्द ही नकली उर्वरक और रसायनों का उत्पादन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए नया कानून लाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को दी जा रही बीमा राशि के डिजिटल भुगतान का उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। श्री चौहान ने किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि किसान अन्नदाता भी है और जीवन दाता भी, और किसानों की सेवा ही ईश्वर की पूजा है। समाचार कक्ष से नितिका गुप्ता। संसद ने आयकर विधेयक 2025 और कराधान विधि संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। कल शाम राज्यसभा में दोनों विधेयकों पर हुई बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि नए आयकर कानून को करदाताओं के अनुकूल, संक्षिप्त, सरल और समझने में आसान बनाया गया है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों OCI से संबंधित नियम कड़े कर दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक की कैद की सजा सुनाई जाती है या उसके विरुद्ध 7 वर्ष या उससे अधिक की कैद की सजा वाले अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया जाता है तो उसका OCI पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। OCI कार्ड विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों और उनके जीवन साथी को बहुप्रवेश, बहुउद्देशीय आजीवन वीजा के साथ साथ कुछ आर्थिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान करते हैं। एक रिपोर्ट। नए प्रावधानों को हर उस व्यक्ति पर लागू किया जाएगा जो भारत में दोषी सिद्ध हुआ है या विदेश में। हालांकि इसके साथ शर्त यह है कि अपराध को भारतीय कानून के अंतर्गत मान्यता होनी चाहिए। सरकार के इस कदम का उद्देश्य OCI दर्जे को नियंत्रित करने वाले उस कानूनी ढांचे को कड़ा करना है जिससे विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों को कुछ अधिकार और कुछ विशेषाधिकार हासिल होते हैं। गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत इस सिलसिले में अधिसूचना जारी की है जो केंद्र सरकार को निर्दिष्ट शर्तों के तहत OCI पंजीकरण रद्द करने का अधिकार देती है। हाल के वर्षों में OCI कार्ड धारकों के आपराधिक या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के मामलों के बाद गृह मंत्रालय ने OCI योजना को और अधिक बारीकी से विनियमित करने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार का कहना है कि यह सुविधा एक विशेषाधिकार है, न कि कोई अधिकार, और अगर धारक भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो इसे वापस लिया जा सकता है। यह नवीनतम अधिसूचना OCI कार्ड के दुरुपयोग को रोकने में सहायक होगी और इस योजना की अखंडता को बनाए रखने में मदद करेगी। समाचार कक्ष से राजेश मीणा। भारत ने सभी स्थल मार्गों से बांग्लादेश से जूट उत्पादों और रस्सियों के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जूट के कपड़े, सुतली, रस्सियां और थैले जैसी वस्तुएं अब केवल महाराष्ट्र के नावा शेवा बंदरगाह से ही भारत आ सकती हैं। इस कदम का उद्देश्य गुणवत्ता नियंत्रण और घरेलू उद्योगों का संरक्षण करना है। प्रतिबंधित उत्पादों में जूट या अन्य रेशों के हल्के रंगों वाले या रंगीन बुने हुए कपड़े, सुतली, डोरी, जूट और की रस्सी, जूट के बोरे और थैले शामिल हैं। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक का तीसरा दौर आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, निर्मला सीतारामन, अश्विनी वैष्णव और पीयूष गोयल इस सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री गान किम योंग और विदेश मंत्री जोसेफिन तियो सहित वहां के कई मंत्री इस बैठक में भाग लेंगे। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा है कि अनुकूल परिस्थितियों में अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता की जा सकती है। आरिफ ने संवाददाताओं से कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है क्योंकि बातचीत दोनों पक्षों के हितों की रक्षा के लिए है। आरिफ ने कहा है कि ईरान किसी भी तरह से बातचीत का विरोधी नहीं है, लेकिन वह ऐसी वार्ता का समर्थन नहीं करेगा जो केवल अमेरिका के हित में हो। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत राजधानी गंगटोक के बहुउद्देशीय सांस्कृतिक स्थल मनन केंद्र में कल आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का नेतृत्व किया। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी वर्ग के लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिला प्रशासन ने भी देशभक्ति और एकता दर्शाने के लिए चल रहे हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 5 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई। उधर कठुआ जिला प्रशासन ने स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए चल रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल साइकिल रैली का आयोजन किया। कठुआ के उपायुक्त राजेश वर्मा ने कल वहां के स्पोर्ट्स स्टेडियम से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान के दौसा जिले में एक दुर्घटना में 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 11 घायल हो गए। ये घटना आज तड़के हुई जब एक पिकअप और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। मृतकों में अधिकतर लोग उत्तर प्रदेश के एटा जिले के थे। वे सीकर जिले में खाटू श्याम जी मंदिर में पूजा करके लौट रहे थे। दौसा प्रशासन के अनुसार गंभीर रूप से घायल 8 लोगों को जयपुर के SMS अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है, जबकि 3 लोगों का इलाज दौसा के अस्पताल में चल रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
भारत की नम्रता बत्रा ने चीन के चेंगडू में 2025 के विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ये विश्व खेलों में वुशु में भारत का पहला पदक है। वहीं पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में ऋषभ यादव के कांस्य पदक के बाद ये देश का दूसरा पदक था। 24 वर्षीय नम्रता बत्रा ने पिछले वर्ष एशियाई वुशु चैंपियनशिप में भी रजत पदक जीता था। भारत ने विश्व खेलों में अब तक कुल 7 पदक जीते हैं, जिनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक हैं। प्रतिष्ठित सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के 64वें संस्करण में 106 टीमें भाग लेंगी। टूर्नामेंट 19 अगस्त से 25 सितंबर तक दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को जुलाई के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। गिल ने इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स और दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर वियान मुल्डर को कड़ी टक्कर देते हुए ये पुरस्कार जीता है। उनका ये चौथा प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और तेलंगाना में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने शुक्रवार तक जम्मू कश्मीर और इस महीने की 17 तारीख तक तेलंगाना में अत्यधिक बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज दिल्ली एनसीआर में भी तेज वर्षा का अनुमान जताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज। धन्यवाद फरहत। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, पुराने वाहनों पर अभी कार्रवाई नहीं। बिहार में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नागरिकता प्रमाण के रूप में आधार, मतदाता पहचान पत्र स्वीकार नहीं। जनसत्ता की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने सर्वोच्च न्यायालय के शब्द प्रकाशित किए हैं, मतदाता सूची में नागरिकों को जोड़ना और बाहर करना चुनाव आयोग का अधिकार। देश में दौड़ेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन, पंजाब केसरी सहित सभी अखबारों की खबर है। पत्र लिखता है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ये ऐतिहासिक कदम उठाने वाला भारत 5वां देश होगा। राष्ट्रीय खेल विधेयक पर संसद की मुहर, राज्यसभा से भी पारित, राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद लागू हो जाएगा नया कानून। नवभारत टाइम्स की खबर है। खुदरा महंगाई में उम्मीद से तेज गिरावट, 6.5 साल बाद 2% के नीचे। अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, सरकार के आंकड़े ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में मुद्रास्फीति के मोर्चे पर राहत। स्मार्ट क्लास में आगे बैठने से कमजोर हो रही है नजर, स्क्रीन से ज्यादा नजदीकी दे रहा छात्रों को आंखों में सूखापन और सिर दर्द। हिंदुस्तान की सुर्खी है। धन्यवाद मनोज। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अपने डिजिटल भविष्य को सशक्त बनाने के लिए एक मजबूत तंत्र का निर्माण कर रहा है। देश भर के किसानों ने विदेशी दबाव का विरोध करने और भारत के कृषि हितों की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। सरकार ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए कड़े नियम बनाए। अगर किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे ज्यादा की कैद की सजा सुनाई जाती है तो उसका ओसीआई पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। और भारत की नम्रता बत्रा ने चीन में आयोजित विश्व खेलों में वुशु में देश के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।